नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रृंखला शुरू की थी। उसी क्रम में हमने 2 वीडियोज बना दिए थे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पहले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स बातें आपको बताई थी। उसके बाद दूसरे वीडियोज में भी हमने वो बेसिक्स से जुड़ी चीज़ें लगभग बताई। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास और वृद्धि के संबंध में। देखिए, आर्थिक वृद्धि और विकास को अक्सर आप सुनेंगे, कई लोग नहीं समझ पाते चीज़ों को, तो बोलते थे आर्थिक वृद्धि एवं विकास एक ही बात है। क्योंकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आर्थिक वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट है और दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर आर्थिक विकास होगा तभी आर्थिक वृद्धि होगी, तभी आर्थिक विकास संभव होगा। तो सबसे पहले हम आर्थिक विकास के बारे में देखिए। जब आर्थिक विकास के बारे में मैंने आपको जीडीपी पढ़ाया, जीएनपी पढ़ाया, एनआई पढ़ाया, उसके नेशनल इनकम, सारी चीज़ें पिछले वीडियोज में मैंने आपको बताई थी। तो जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो हम ये पाएंगे कि आर्थिक वृद्धि की, जिसमें कि मात्रा को हम बढ़ाएंगे। किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना मतलब कि हम अपने जीडीपी की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। कि मान लीजिए पिछले बार जीडीपी हमारा 106 मिलियन टन था, इसको बढ़ा के हमने 110 मिलियन टन कर दिया। कुछ भी, किसी भी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना, उसमें हम क्वांटिटी को, हमने अपनी जीडीपी बढ़ा ली, एनडीपी बढ़ा ली, जीआई बढ़ा लिया, एनआई बढ़ा लिया। इस तरीके से ये वृद्धि होती है। मतलब एक तरीके से इसमें गुणात्मक फैक्टर नहीं होता है, तो क्वालिटी, मात्रा पे ध्यान दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर ये, जब हम आर्थिक विकास की बात करेंगे तो आर्थिक विकास में हम उसमें गुणात्मक, मात्रात्मक, मात्रा और वृद्धि और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे होगा जो जीडीपी बढ़ी, जीएनपी बढ़ी, नेशनल इनकम बढ़ी। लेकिन क्वालिटी का मतलब होगा उस जीडीपी, जीएनपी बढ़ने के कारण लोगों के जीवन स्तर में कुछ सुधार आया या नहीं। तो अक्सर आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि कई प्रवक्ता कहेंगे कि देश की जीडीपी इतनी बढ़ गई, देश की जीएनपी इतनी बढ़ गई। तो अक्सर वो वृद्धि को बताते हैं। हमारी ये बड़े देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो बढ़ी उसमें आर्थिक वृद्धि तो खूब हुई है, लेकिन आर्थिक विकास नहीं हो पाया है बहुत ज़्यादा, जितना होना चाहिए था। देखिए, आप कुछ चीज़ें न्यूट्रल रख में, कोई सरकार क्या कहती है ऐसा हमें से मतलब नहीं। हमें जो चीज़ें न्यूट्रल है वही बातें हमें करनी है, ठीक है। अच्छा लग रहा है, मेरा कुछ गला बैठा। तो इस तरह के आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण अंतर है कि आर्थिक वृद्धि में हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, मात्रात्मक होता है। यही आएगा, लाइन ऐसे आएगी कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के संबंध में अंतर है। तो आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होता है और आर्थिक विकास जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये हो गया कि अगर आर्थिक वृद्धि होगी तभी आर्थिक विकास संभव है। कभी भी आर्थिक विकास खुद नहीं होता, आर्थिक वृद्धि के बाद ही आर्थिक विकास होता है। उसके साथ साथ आर्थिक वृद्धि जो होती है कम समय के लिए, ये वृद्धि हुई फिर घट गई, देखते जीडीपी जाता है ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। लेकिन जब हम आर्थिक विकास की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है एक लंबे समय तक, तो आर्थिक वृद्धि के लिए जीडीपी, जीएनआई, इन सब में वृद्धि होने। जब आर्थिक विकास के हम संकेतक की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी गरीबी कितनी कम हुई, लोगों के जीवन स्तर में कितनी वृद्धि हुई, लोगों की शिक्षा के स्तर में कितना वृद्धि हुई, लोगों की आर्थिक सशक्तिकरण हुआ कि नहीं, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ कि नहीं। ये आर्थिक विकास है। तो इस तरीके से मैं ये आपको बता पाने में, मुझे लगता है कि समझा पाने में मुझे कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है और आर्थिक, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आर्थिक वृद्धि क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक वृद्धि को हम एक बार फिर समझते हैं। आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है, अल्पकाल के लिए होती है। ये जिसमें जीडीपी, जीएनआई, एनआई, नेशनल इनकम वगैरह की वृद्धि देखते हैं। जबकि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसमें हम लोगों के जीवन स्तर, गरीबी में कमी, शिक्षा के स्तर में वृद्धि, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम आर्थिक विकास, तो मुझे लगता है कि आप समझते, देश की आर्थिक विकास की जरूरत है कि आर्थिक वृद्धि की जरूरत है। जरूरत तो दोनों की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक विकास। इसलिए हर सरकार ये कहती है हम देश का विकास करें, देश की वृद्धि करेंगे, कोई नहीं कहता। सब ये कहते हैं कि हम देश की विकास करेंगे। क्यों? ताकि लोगों के जीवन में गुणात्मक और मात्रात्मक के साथ साथ लोगों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो सके। ये अब
अब हम थोड़ा आर्थिक विकास के संकेतक देख लेते हैं क्या होते हैं। तो आर्थिक विकास के संकेतक का मतलब होता है कि इस आधार पे हम कह सके कि हमारा आर्थिक विकास हो रहा है। एक तो तरीका है कि लोगों से जा जाकर पूछा जाए कि आपका आर्थिक विकास हुआ, तो लोगों को नहीं पता हमारा आर्थिक विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले शुद्ध आर्थिक कल्याण, ये नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, ये जो है जिस जीडीपी को हम मापते हैं, जीडीपी से हम क्या बेसिकली हम जीडीपी से आर्थिक वृद्धि को माप लेते हैं। लेकिन अगर हम शुद्ध आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम जीएनपी मैंने आपको बताया था, जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा देंगे तो जीएनपी आ जाएगा। जीएनपी प्लस ग्राहकों की सेवाओं का मूल्य प्लस अवकाश का मूल्य माइनस रक्षा पर व्यय माइनस पर्यावरण क्षरण की लागत। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो भी जीडीपी गणना की जाती है उसमें एक चीज़ बिल्कुल मिसिंग रहती है। वो क्या रहती है? महिलाओं के द्वारा जो घरों में काम किया जाता है, चाहे तो अपने परिवार के लिए खाना बनाना हो, चाहे तो अपने परिवार के लिए जो भी काम किए जाते हैं, उसको हम जीडीपी मानते ही नहीं है। उनके काम की कोई कीमत हम मानते ही नहीं है। तो अगर हम शुद्ध जो न्यू इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं जीएनपी प्लस गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य प्लस अवकाश का मूल्य में रक्षा पर व्यय पर्यावरण क्षरण की लागत। पर हाँ, हमने कभी पर्यावरण क्षरण के बारे में तो सोचा ही नहीं कि ये भी होता है कि नहीं होता, कितना हमारा पर्यावरण क्षरण से हमारे जीडीपी को कितना नुकसान होता है। तो इस तरीके से न्यू जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये जीएनपी में अगर हम गृहिणियों की सेवाओं का मूल्य को ऐड करें, प्लस जो अवकाश होते हैं, भाई संडे की छुट्टी होती है लेकिन सैलरी तो देनी पड़ती है, उसको भी हम ऐड करें, प्लस माइनस करें यहाँ से रक्षा पर व्यय, हमारा रक्षा पर कितना ज़्यादा खर्च होता है जो नहीं होना चाहिए था, हमारा पर्यावरण की क्षरण में कितनी लागत आती है जो नहीं होना चाहिए था, उसको हम घटा करके हम नेट इकोनॉमिक वेलफेयर निकालते हैं। ठीक, ये भी एक अच्छा संकेतक है। जितना अधिक मात्रा आएगी इसका मतलब जो हमारा नेट इकोनॉमिक वेलफेयर बहुत अच्छा है। तो वास्तविक प्रति व्यक्ति या रियल पर कैपिटा इनकम, देखिए हमने पर कैपिटा इनकम आपको बताया कि कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश की कितनी इनकम हो रही है, जीडीपी कितनी है। हम अक्सर चर्चा करते 200 लाख करोड़ की जीडीपी है, लेकिन ये जीडीपी तभी सही से हम इसको समझ पाएंगे जब हम देश की जनसंख्या से इसमें वृद्धि डिवाइड करें। कि मान लीजिए हमने 2 लाख करोड़ की जनसंख्या, 2 लाख करोड़ की हमारी कुल जीडीपी इस वर्ष मान लेते हैं, उसमें हम देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ से डिवाइड करें, तब जीडीपी कितना था इसको ऐसे समझें। इसको मान लीजिए कि हमारे पास 1,000 रुपये है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी कुल जीडीपी 1,000 मान लेते हैं, उसमें तो हमारे पास कुल 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में से 1,000 को डिवाइड करेंगे तो किस सबको 10-10 रुपये आएगा। ठीक है, अब यहीं घटाओ, 100 की जगह हम 50 लोग कर देते हैं, और अगर हमारी जीडीपी है 1,000 ही है तो सबके पास कितना आएगा? दुगना हो जाएगा, 20-20 रुपये हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी जीडीपी को बढ़ाने, हमें अगर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो हमने जीडीपी को बढ़ाना और जनसंख्या को नियंत्रित करना, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने प्रति व्यक्ति जीडीपी घटती चली जाएगी। तो इस तरीके से हमें अपनी जीडीपी को अगर अधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी अधिक ले जाना है तो जनसंख्या नियंत्रण में इसमें एक सहायक साबित। जीडीपी तो अपना बढ़ाइए, वो तो ठीक है, वो तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नॉमिनेटर में वो रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में अगर संख्या कम होगी तो फाइनल वैल्यू ज़्यादा आएगी, प्रति व्यक्ति जीडीपी ज़्यादा आएगी। जिसमें आपको बताया 1,000/10 और 1,000/50, 1,000/100 और 1,000/50। उसके बाद कुछ हमारी जीडीपी है में कि हम कई चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, तो हम बाद में इसका अध्ययन करेंगे। ये हो गया। उसका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, भाई लोगों के जीवन का जो स्तर हो अच्छा हो, ये तो मेन उद्देश्य है। इसके लिए क्या होना चाहिए? शिशु मृत्यु दर कम हो, साक्षरता दर में अधिक हो। तो अगर हम बात करें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा अधिक हो, तो ये पूछा गया कि लाइफ फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो किन आधारों पर मापा जाता है, तो इसके 3 संकेतक हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, 3 होना चाहिए। कौन कौन सा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा नंबर 1, उसके बाद शिक्षा और साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये अर्थशास्त्री मॉरिस डेविड द्वारा विकसित किया गया। तो हमने देखिए 3 पढ़ लिया, शुद्ध आर्थिक कल्याण पढ़ लिया, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता के लिए फिजिकल क्वालिटी अक्सर आ जाता है कई बार,
प्रीलिम्स में दे देता है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर। उसके बाद अब चर्चा करते हैं मानव विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए महान अर्थशास्त्री जो अभी भी हैं अमर्त्य सेन, 1997 में अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान भारत के बहुत बड़े शास्त्री हैं अमर्त्य सेन। उसके बाद पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महमूद उल हक। यहाँ पर उन्होंने इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उन्होंने एक विकसित किया था मानव डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन, मानव को विकास का, सब गरीबी को हटाने का, विकास को, देश दुनिया के विकास के लिए सबसे जरूरी है कि मानव की एक तरीके से हम उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करें। मतलब कि मानव को कौशल डेवलपमेंट करें, मानव के विकास करें। मानव विकास सूचकांक का मतलब ये होता है, हमेशा इस समझिए कि मानव के कौशल का विकास करना, ताकि वो उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, उसमें कौशल विकास बढ़ाया जाए, उसमें जीवन स्तर के प्रति एक अच्छा समझ विकसित की जाए। तो मानव के हमें डेवलप करने की जरूरत है, इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की। हम खूब डेवलप करें, जीडीपी बढ़ा दें, जीएनपी बढ़ा दें, लेकिन अगर हमने मानव का डेवलपमेंट नहीं किया, हमने मानव को कुशल और कौशल नहीं बनाया, तो संभव ही नहीं। तो इसलिए 1990 में विश्व मानव विकास रिपोर्ट को मापने के लिए पेश किया गया था। इसमें मेन रोल पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विकसित किए थे। इसमें देखिए क्या होता है, एक लंबा और स्वस्थ जीवन। भाई सब कोई एक अच्छा जीवन जीना चाहता है। जीवन प्रत्याशा द्वारा प्रकलित शिक्षा तक पहुंच, वैध साक्षरता दर और नामांकन अनुपात को मापना। उसके सब जीवन स्तर की जीवन स्तर अच्छा हो, लोगों के खाने से लेकर के हर चीज की सुविधा अच्छी हो। तो मानव विकास सूचकांक में कौन कौन से? 3, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच, और साथ में सब जीवन स्तर। 3 तो हो सकता है कभी देर से देगा नहीं, कभी काफी पुराना हो गया ये। एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच, सब जीवन स्तर। इसी को हमने 2010 में चेंज किया थोड़ा सा, जिसमें क्या था, यूएनडीपी ने इसे एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करने के लिए नई पद्धति शुरू की। देखिए अर्थव्यवस्था में तो चीज़ें लगातार बदलती रहती हैं, आज कुछ रहेगा कल कुछ रहेगा। तो इसी को करिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। ये तो पहले भी था कि एक लंबा और स्वस्थ जीवन, तो उसको कर दिया जीवन प्रत्याशा सूचकांक। कि मतलब आज कोई बच्चा पैदा होता है क्या किसी देश में, तो वहाँ की रहन सहन का स्तर कैसा है, स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है। उसके बाद साथ कोई बच्चा पैदा होता है, उसके किस तरीके से हम एक अच्छा जीवन प्राप्त करते, ताकि उसका जीवन की प्रत्याशा अधिक हो। भाई आप ये बात तो जानते हैं कि जो जहाँ अच्छा रहन सहन होगा, खाने पीने का सुविधा होगा, तो उस परिवार में जीवन जीने की संभावना ज़्यादा होती है। ये तो सामान्य सी बात है, ठीक है। तो इसके लिए जीवन प्रत्याशा सूचकांक की कोई देश का एक बच्चा पैदा होता है तो अधिकतम कितने वर्ष तक वो जी सकता है। इसमें न्यूनतम की 20 वर्ष और अधिकतम 85 वर्ष माना जाता है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा एजुकेशन इंडेक्स। शिक्षा व्यक्ति को हम क्या करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। बिना शिक्षा के संभव ही नहीं कि आप किसी की पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो ये स्कूली शिक्षा की औसत और मतलब कम से कम मिनिमम एजुकेशन तो दी जाती है। आज भी फ्री शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा क्यों फ्री, कि कम से कम इतनी शिक्षा तो आपको प्राप्त करनी ही चाहिए। तो ये स्कूली शिक्षा की औसत वर्षों और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों की औसत है। तो मतलब ये उसके बाद फिर आय इनकम इंडेक्स, कि ये पीपी क्यों माप रहे, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब ये होता है कि अभी मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में पीपी क्या होता है। इस आधार पर हमने आय सूचकांक को मापते हैं कि एक परिवार की आय कितनी है, एक व्यक्ति की उतनी आय कितनी है, ठीक है। तो 3 आयाम हमने पढ़े मानव डेवलपमेंट सूचकांक में। पहले हमने जो 1990 वाला अर्थशास्त्री महबूब हक द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच, और साथ में सब जीवन स्तर उच्च जीवन। इसी को थोड़ा 2010 में ट्रांसफॉर्म किया गया यूएनडीपी द्वारा, जिसमें कहा गया कि जीवन प्रत्याशा सूचकांक हो गया, शिक्षा का स्तर क्या हो गया, और साथ में आय सूचकांक इनकम को, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया गया, वही चीज़ था। ये पूछा गया यहाँ से, पेपर में प्रश्न आया। तो लंबा और स्वस्थ जीवन, उसके बाद ज्ञान, उसके
उसके बाद एक शब्द जीवन स्तर। तो जन्म के समय जीवन की उम्मीद, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, अपेक्षित वर्ष उनकी स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष, उसके बाद शिक्षा सूचकांक, एक शब्द जीवन स्तर। तो अगर हम SDI के आधार पर देशों का वर्गीकरण करें तो हम देखिए ये बताए कि एक होगा सबसे खराब होगा और सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए जैसा 0 से, अगर हम कोई देश है 0 से लेकर के 0.49 के बीच में है, मान लीजिए जैसे तो पूरी तरह से अविकसित देश ही है, ठीक है। 0.5 से 0.69 की स्कोर तक है, मध्यम विकास है। इसको हम बेसिकली 0 से लेके 1 तक मानते हैं, 0 से लेकर के 1 तक मानते हैं, ठीक है, 0 to 1। तो अगर 0 से लेकर के कोई 0.4 में ही है, 1 भी उसका नहीं हो रहा है, उसका कुछ तो 0.49 स्कोर में है तो कम विकसित के, 0.5 से लेकर 0.69 में है तो उसका स्कोर है मध्यम विकास में, 0.7 से लेकर के 0.79 है तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है कि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, यहाँ के लोगों की आय भी अच्छी है। तो इस तरह कोई भी देश अधिकतम में ही रहना चाहेगा, लेकिन सब देश ऐसे है नहीं। 0.8 के ऊपर तो बहुत ही, इसमें तो भी क्लियर कोई देश ही नहीं है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत 130वें 131वें से 2020 में 131वें स्थान पे था। तो भारत भी कोई मध्यम आय वाला देश है, कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जा सकता। 0.6545 के आसपास ही भारत रहता है, ठीक है। मध्यम आय वाला देश माना जाता है भारत, मध्यम मानव विकास वाला देश, न बहुत खराब की स्थिति में न बहुत अच्छी भी स्थिति में। जो कि SDI में भारत की स्थिति में थोड़ा सुधार हो रहा है, ठीक है। तो हमने SDI पढ़ लिया, उसके बाद अब हम थोड़ा देख लेते बहुआयामी गरीबी सूचकांक क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। इस सूचकांक में हम इसमें 10 चीज़ों को मापते हैं। कौन कौन से? स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर, पोषण, शिक्षा, स्कूली शिक्षा के वर्ष नामांकन, उसके बाद जीवन स्तर, पानी, स्वच्छता, बिजली, खाना पकाने का ईंधन, फर्श और संपत्ति। तो इसका मतलब ये है कि इन 10 सूचकांकों के आधार पर हम ये निर्धारित करते हैं कि हमारी जो जीवन स्तर है या जो हमारा आर्थिक विकास है ये कितना हो रहा है या नहीं हो रहा है। कौन कौन से, जिसमें शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जीवन स्तर हो गया, स्वच्छता हो गई, बिजली हो गया कि लोगों तक पहुँचे कि नहीं, खाना पकाने का ईंधन है कि नहीं, फर्श मतलब लोग ज़मीन पे कच्चे मकान में रहते हैं या पक्के मकान में। तो इस तरीके से गरीबी होगी तो ये सब चीज़ों की कमी होगी, शिक्षा भी नहीं होगी, पोषण भी नहीं होगा, स्वास्थ्य। इसी तरीके से हमें अपना ये एक तरह संकेतक ही मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कई संकेतक जो मुझको बताया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करते हैं लैंगिक जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स। मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि आज भी भारत में भी और पूरे दुनिया में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण पुरुषों की अपेक्षा कम है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका कारण ये है कि हम महिलाओं के काम को उतनी प्राथमिकता नहीं देते जितनी की देनी चाहिए थी। उनके द्वारा किए जाने वाले घरेलू काम को तो हम कोई कीमत ही नहीं रखते, उसको तो हम GDP का भाग ही नहीं मानते। तो इसकी आयाम के संकेतक है आरोग्य, स्वस्थ रहना। इसमें मातृ मृत्यु दर, अनुपात, किशोर जन्म दर, महिला प्रजनन स्वास्थ्य सूचकांक, उसके बाद सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करना कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो, सामाजिक सशक्तिकरण हो, राजनीतिक सशक्तिकरण हो। उसके बाद महिलाओं की जो जितनी भी इनकम पुरुषों की हो रही लगभग उतनी इनकम महिलाओं की, उसके लिए हमें उसके रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद तो जो हम जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो उसमें महिलाएं SDI पुरुष, केवल पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये में महिलाओं पे फोकस किया गया क्योंकि बिना महिलाओं को साथ लिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात को कर ही नहीं सकते। एक आता है खुशहाली सूचकांक। ये हुआ भूटान के राजा थे जिग्मे सिंगे वांगचुक।
1972 में। भाई सबसे ज़रूरी क्या है, आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, आप ये क्यों खा रहे हैं, आप ये क्यों सबसे ज़्यादा खुशहाल रहना। अगर आप खुशहाल ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा है। तो बहुत अच्छा उन्होंने, भूटान ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में, जिसमें 69% वन, पूरी तरह से पहाड़ी राज देश है, वन संपदा पर उसका कोई बात आयात निर्यात भी नहीं होता। तो उन्होंने वहाँ के राजा, आज भी वहाँ राजा, वहाँ लोकतंत्र उतना मजबूत नहीं, वहाँ राजा ही प्रमुख होता है, जिग्मे सिंगमे वांगचुक। तो उन्होंने कहा वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स लाया जाए, खुशहाली का सूचकांक। तो अगर आप इसको मापे तो ये थोड़ा सा इसको लोग कम सीरियस लेते हैं। तो इसमें क्या था कि 8 चीज़ों पर डिपेंड की 2012 में फिर इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई कि भाई बहुत जरूरी है खुशहाली सूचकांक। तो उसके आधार पर पूछ सकता है कि वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2000 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है, ह्यूमन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, इसमें 8 चीज़ें होती। पहला होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक घर सकल घरेलू उत्पाद क्रय क्षमता पर। दूसरा स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। तीसरा होता है सामाजिक समर्थन। चौथा होता है जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। पांचवा होता है उदारता। छठा होता है भ्रष्टाचार की धारणा। और सातवां रिपोर्ट सॉरी 6 होते हैं इसमें भ्रष्टाचार की धारणा। हाँ देखिए, मैंने 8 शायद बोल दिए, 6 होते हैं। पहला क्या होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कितना होता है। अभी देखिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी जरूरी है। जीडीपी तो जरूरी है, लेकिन जीडीपी बढ़े ये जरूरी है, लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी बढ़े ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ाने का मतलब हम विकास की बात करें, लेकिन उसमें फिर वो वृद्धि हो जाएगा, विकास नहीं रह जाता है। विकास की जब हम बात करेंगे तो जीडीपी का क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों भी बढ़ने की जरूरत है। उस जीडीपी का लाभ देश के पिछड़े हुए, देश के या सबसे आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। उसके प्रतिबिंब वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद हो गया, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा हो गया, सामाजिक समर्थन, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा। तो इस तरीके से कि भ्रष्टाचार कितना कम है, वहाँ लोगों का जीवन स्तर कितना अच्छा है। उसके बाद सामाजिक समर्थन कितना है, स्वस्थ जीवन स्वस्थ है या नहीं है, प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद क्रय क्षमता है नहीं। उसके बाद उदारता, मतलब लोगों का स्वभाव उदार है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो 2022 में 146 देशों में ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स एक तरीके से हमने पूरा सर्वे किया, जिसमें से भारत 136वें पे थे। और 2023 में से 136 देशों में से किया गया 126वें पे। तो कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जाता था। अब 136 देशों में 126 नंबर पे आए, 146 देशों में 136 नंबर पे आए, तो क्या कहाँ खुशहाल है भारत। तो खुशहाल जीवन जीना, मैं तो कहता हूँ ये सबसे प्रमुख होना चाहिए कि जीवन में खुशहाली हो, बाकी कोई चीज़ है या नहीं है। अगर खुशहाली नहीं है तो फिर फायदा ही क्या है। तो इस तरीके से और कई सारे देश हैं, जैसे कि फिनलैंड सबसे ऊपर है, उस नंबर 1, वो विकसित देश भी है, हमेशा खुशहाली में नंबर 1 रहता है। सूडान में सबसे ज़्यादा लोग दुखी हैं, सबसे लास्ट में, कि मतलब जो सूडान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, माली हो गया, ये सब लोग जो हैं ये डिप्रेस्ड कंट्री है एक तरीके से। ठीक है, तो कुछ राज्यों ने भी, जैसे महाराष्ट्र ने, आंध्र प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने खुशहाली सूचकांक जारी किया था अपने स्तर पे, कि हम अपने राज्य के लोगों के बारे में जीवन स्तर एक सर्वे कराएं कि लोग कितना खुशहाल जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे। उसके बाद सोशल सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसके अंतर्गत क्या कि हम सामाजिक और पर्यावरण जरूरतों को किस हद तक पूरा करते हैं, बुनियादी मानवीय जरूरतें, कल्याण की नींव, अवसर, कितना लोगों के पास अवसर हैं, लोगों का जीवन में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास को मापने का संकेतक है। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि देखिए भाई ये तैयार किया जाता है सूचकांक येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा विश्व आर्थिक मंच। यहाँ पे याद रखना पर्यावरण प्रदर्शन सीधा आएगा यूपीपीसीएस या यूपीएससी में सीधा प्रश्न आएगा डायरेक्ट, कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच, किसके द्वारा, एक येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आपको कभी किस दिन इसकी सारी रिपोर्ट बनाऊंगी, तो 7-8 रिपोर्ट हैं, जिसमें से एक रिपोर्ट आने की संभावना यूपीएससी में जरूर रहती है, इकोनॉमी वाले खंड, इकोनॉमिक पेपर में मतलब एक प्रीलिम्स में एक
प्रश्न, जो 1 या 2 प्रश्न आएगा वो जुड़ा होगा रिपोर्ट से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको इसकी रिपोर्ट किसी वीडियो में सही पूरी बताऊंगा। उसके साथ पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर देखें तो भारत की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं। 180 देशों में 177वें स्थान। इसका मतलब वो पर्यावरण पर ध्यान नहीं देते। आज ही देखिए दिल्ली में कितना प्रदूषण है, शहरों में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उसके बाद पेड़ पौधे लगातार कम हो रहे हैं। लोगों को अपने जीवन स्तर बढ़ाने के लिए भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर लिए, लेकिन पर्यावरण संरक्षण पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इस तरीके से हमने कई सारे सूचकांक पढ़ लिए। अब एक अगला हम पढ़ते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी है। देखिए, एक बार पेपर में यूपीएससी में परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है क्रय शक्ति क्षमता। मतलब एक बार पेपर में आया था कि भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, चीन और जापान के, चीन और अमेरिका के बाद। तो जब हम क्रय शक्ति क्षमता होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। क्रय शक्ति क्षमता होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए चीनी है, ठीक है। चीनी मान लीजिए भारत में 50 रुपये प्रति किलो मिलती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 100 रुपये में हमने 2 किलो चीनी खरीद ली, ठीक है। या एक कहें कि 1 किलो चीनी हमने 50 रुपये में खरीद ली। और अगर यही 1 किलो चीनी अमेरिका में मान लीजिए मिलती है $2 की, कितने की, $2 की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 50 रुपये की जो चीनी है बराबर है अमेरिका के 50 रुपये की चीनी उतनी मिल रही जितनी $2 में है, ठीक है। तो $1 की कीमत कितने होगी, 25 रुपये प्रति डॉलर होगी। $2 की कीमत अगर 50 रुपये है तो $1 की कीमत कितनी होगी, 25 रुपये। तो क्रय शक्ति क्षमता हमेशा डॉलर को मानक मान के निकाला जाता है। तो $1 इजकल टू 25 रुपये या 1 रुपये, हाँ, ये कह सकते हैं कि 25 रुपये प्रति डॉलर, या $1 की कीमत 25 रुपये या 25 रुपये में $1, तो ये निकाला जाता है, ठीक है। तो क्रय शक्ति क्षमता जो होती है ₹25 है प्रति डॉलर। तो इस तरीके से हम डॉलर को माप के कि ये ना समझिए कि $1 की कीमत दूसरे देश के रुपए, दूसरे डेल के जो कोई भी मुद्रा हो, चाहे तो डॉलर को आधार मानेंगे, उस डॉलर के आधार पे दूसरे देश की मुद्रा की क्या कीमत है। तो $1 की कीमत कितना, 25 रुपये, ये 25 रुपये प्रति डॉलर। ये होती है क्रय शक्ति क्षमता। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि डॉलर और एक तरह से कंपैरिजन है बिटवीन डॉलर एंड अदर मुद्रा। तो हम रुपए के, भारत में रुपए चलता है तो रुपए के आधार पर हमने तय कर लिया। इस आधार पे भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जीडीपी है। तो अक्सर बोलते भारत तीसरे नंबर की जीडीपी पहुंच गया। तो ये पीपी अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता, पेपर में आता है, लोगों पेपर में लिखा रहता है पीपी के आधार पे भारत तीसरे नंबर की जीडीपी है। लोगों को पता नहीं पीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें नहीं समझना है। एक अर्थशास्त्र, कम से कम जो यूपीएससी कैंडिडेट हो या अर्थशास्त्र की समझ रखने वाला, तो वो चीज़ों को सही से तभी समझ सकता है जब उसको अर्थशास्त्र की बेसिक नॉलेज पूरी पता हो, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया क्रय शक्ति क्षमता। उसके बाद हम थोड़ा लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा जो लीस्ट डेवलपमेंट की निम्नलिखित संकेतनों को आर्थिक सुभेदता सूचकांक, इसमें क्या होता है, जनगणना क्या है, पृथकता क्या है, माल निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, प्रगति अवधारणाओं का के कारण लोगों का बेघर होना, कृषि उत्पादक अस्थिरता, वस्त्र से और सेवा के निर्यात में अस्थिरता, कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी मैंने आपको लगभग सारी उसमें बता दी है। हमने आपको देखिए इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ बताया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताया, फिर दोनों के बीच मैंने 2-3 अंतर बताए, क्या क्या अंतर होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। बात कभी लोग को तो यही नहीं पता रहता, वृद्धि की जगह विकास बोलते, विकास की जगह वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आर्थिक विकास के संकेतक आपको बताया, शुद्ध आर्थिक कल्याण, वास्तविक प्रवृत्ति आय बताई,
उसके बाद जीवन भौतिक सूचकांक बताया। उसके बाद मानव विकास सूचकांक की चर्चा की हमने, क्या होता है कि अर्थशास्त्री द्वारा मानव जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक, आय सूचकांक मैंने आपको बताया। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक का निर्धारण कैसे करते हैं, 0 से 1 के बीच में करते हैं। 1 सबसे अच्छा माना जाता है, 0 सबसे खराब। ठीक है, इसके बीच में कौन से देश हैं, भारत कहाँ है, 0.6 के आसपास है कहीं, तो मध्यम आय वाला देश है। उसके बाद मैंने आपको बताया इसमें मानव विकास रिपोर्ट में परिवर्तन कुछ थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बहुआयामी करीबी सूचकांक मैंने आपको बता दी कि जो शिक्षा, स्कूली शिक्षा को वर्ष, जीवन स्तर, स्वच्छ बिजली, खाना पकाने का ईंधन आदि पर है। उसके बाद फिर मैंने जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स आपको बताया, महिलाओं पुरुषों के बीच के। उसके बाद फिर मैंने आपको इंडिकेटर ऑफ हैप्पीनेस बताया, खुशहाली सूचकांक बताया कि भूटान में शुरुआत हुई, बाद में इसको यूएनडीपी ने भी इसको एक 6 मापन बताया, जिसमें कि प्रति व्यक्ति वास्तविक घरेलू उत्पाद, क्रय क्षमता, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणा, इन सब 6 बताया। उसके बाद ऐसी खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताया। भारत कहाँ है, मैंने बताया कि 146 देशों में 136 2022 में, और 2023 में 136 देशों में 126वें स्थान पे रहा। ठीक, उसके बाद सामाजिक प्रगति सूचकांक बताया मैंने, बुनियादी जरूरतें, कल्याण, अवसर। उसके बाद पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक बताया, किसके द्वारा डेवलप किया जाता है ये सूचकांक, येल विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, और साथ में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो, जो मैं किसी वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। भारत का जो पर्यावरण सूचकांक 180 देशों में 170, बहुत ही खराब। क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी बताया मैंने, डॉलर और रुपए के बीच की एक तरीके की तुलना है। क्रय शक्ति क्षमता जो होती है डॉलर और रुपए के बीच की तुलना है, मतलब कोई चीज़ है जो 50 रुपये में 1 किलो मिल रही है और 2 डॉलर में 1 किलो मिल रही है, तो इसका मतलब 1 डॉलर की कीमत 25 रुपये हो गए। ठीक है, ये 25 रुपये प्रति डॉलर हो गया, रुपया जो है 25 रुपये बराबर 1 डॉलर के, ये होता है क्रय शक्ति क्षमता, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके बाद फिर इसके आधार पे भारत तीसरे देश है। उसके लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के बारे में मैंने आपको बताया कि जनगणना, पृथकता, निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर होना, कृषि उत्पादन और स्थिरता, वस्तु और सेवा का निर्यात की स्थिरता, कम ऊंचाई वाले तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी। इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपको, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कुछ स्वास्थ्य विकास लक्ष्य, और साथ में सस्टेनेबल, इसको मैं सेपरेट इस बुक में तो इसी में दिया हुआ है, इसी में, लेकिन मैं आपको इसके एक अलग से वीडियोज बना करके अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 17 के 17 गोल लगभग याद ना हो तो एक समझ होनी चाहिए कम से कम, 21 गोल में यूपी पीसीएस में पेपर में आया हुआ, तो इसको मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा। थैंक यू।